ओके बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। सबसे पहले तो भाई हम लोग इस क्लास में डिस्कस क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम लोग इस क्लास को बच्चा क्या करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चा, पहले सारे हम लोगों ने बेटा सबसे पहले ना इस क्लास के अंदर अपना जो एम है वो सीरीज 1 और 2 के फॉर्म में आपके पास आई है, एज एवरी वन नोज इट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं आप लोगों को ना इसके अंदर एडवांस अकाउंट्स के जो दोनों एमटीपीज हैं उसके बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और जो एएस वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले आज की क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है। राइट, मैक्सिमम बच्चों को बेटा प्रॉब्लम किस में आती है, एमसीक्यूज के अंदर और एएस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। तो बेटा मैं दोनों सीरीज के आपके यही वाले क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर रहा हूं। प्रैक्टिकल के जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के पास ऑलरेडी उसका सोल्यूशन भी होता है। इन केस याद रखिएगा, वो जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा ऑन डिमांड। अगर बच्चे डिमांड करेंगे तो भाई उसको डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि दैट इज ईजिली सॉल्वेबल, वो हम लोग को ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। राइट, तो बेसिकली मेरा फोकस किस पे है बेटा, एमसीक्यू और एएस बेस्ड प्रॉब्लम्स पे। चलिए विदाउट डिले हम लोग पहले शुरू करते हैं सीरीज 1 के साथ। सीरीज 1 में बेटा जो एमटीपी अपने पास आई थी एडवांस अकाउंटिंग की, इसके अंदर पहले कुछ ना केस स्टडी प्रॉब्लम्स आई हैं। वो केस स्टडी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, बिकॉज इसके सॉल्यूशंस आप लोग के पास नहीं होते, तो आई थॉट सॉल्विंग इट फॉर यू। चलिए पहले समझते हैं बेटा सारे बच्चे ध्यान से। फ्लाई लिमिटेड ने एक सेल करी है 7 लाख रुपए की इंडियन रुपीज में टू विंग्स इंटरनेशनल इन मई 2023। ट्रेड रिसीवर्स जो हैं विच वॉज इनिशियली रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट, दैट इज $1.79.4 का। कहने का मतलब जिस दिन सेल करी थी उस दिन $1 इनका 79.4 का था। कंपनी ने लोन लिया बेटा यूएस कंपनी से 10 लाख रुपए का दिसंबर 2023 को। अच्छा, जिसको हमने इनिशियली रिकॉर्ड करा था उस टाइम पे $81.1 के हिसाब से। 31 मार्च को जो एक्सचेंज रेट था वो था बेटा आपके पास 83.3, याद रखेंगे 83.3। ठीक है, अब मुझे बताना है कि मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल का 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंसेस क्या होंगे। देखो अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपके पास सिंपल फॉर्म में अगर हम बात करें तो थोड़ा AS11 के ऊपर बेस्ड आता है, और इसको हम लोगों को कैसे करना है वो आपको समझना है। अपनी बड़ा कॉपीज निकाल लेना। वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एमटीपी सीरीज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पहला। ठीक है, अच्छा अब समझिए, सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसने क्या बोला है कि हमने 7 लाख रुपए का ट्रेड रिसीवेबल इंडियन रुपीज में लोन लिया है, और जिस दिन आपने लोन बोरो करा है उस दिन याद रखना भैया जो उसका रेट था वो था 79.4। तो आप क्या करोगे, पहले इसको 79.4 को डिवाइड कर लोगे। डिवाइड कर लिया, उससे क्या होगा, यू आर कन्वर्टिंग दिस इनटू डॉलर्स। ठीक है, आपने इसके डॉलर्स निकाल लिए। फिर मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ बेटा, आपको यहाँ पर रेट कौन सा चाहिए, आपको चाहिए 31 मार्च का। तो सिंपल भाषा में भाई 31 मार्च के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 83.3 को इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका अपने आप ही 31 मार्च वाला रेट आ जाएगा। तो आपके पास भाई साहब जो रेट आता है दैट वर्क्स आउट टू बी 7,34,382.87। बेटा ये इसका एग्जैक्ट आंसर आता है। अगर आप देखोगे दैट इज 7,34,382.87, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। तो बच्चा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन जो है दैट इज थर्ड ऑप्शन, 734,383 इज योर आंसर। अच्छा नेक्स्ट, उसने बोला है अब आपको बताना है डिफरेंस, रिपोर्टिंग डिफरेंस गेन है कि लॉस है इन केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है ट्रेड रिसीवेबल बेटा आपका डेटर्स होता है, ठीक है, आई थिंक एवरीवन नोज इट, एंड एसेट है। अब अगर एसेट की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है तो वो ऑब्वियस है कि वो गेन है। ठीक है, बिकॉज अगर आपका क्लोजिंग डेट पे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि दैट इज अ गेन। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो मेरा जो एसेट था वो आज की डेट में 734,383 का हो गया,
और जो कि जिसकी वैल्यू पहले 7 लाख थी। तो भाई इसमें अगर आप नोटिस करते हो 34,383 का आपको क्या हो गया है, गेन। तो दिस इज योर गेन। सो बच्चा यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट, उसके बाद आपको बोलता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन क्या होगा। अगर बेटा आप एमटीपी के अंदर चेक करते हो ना, तो हमारे पास 10 लाख का जब लोन लिया था उस टाइम पे बैलेंस था 81.1। तो यहाँ पर सेम तरीके से आपको करना है सी वाले क्वेश्चन का आंसर। 10 लाख का लोन था ना, तो 10 लाख को बेटा पहले 81.1 से डिवाइड करके आपने उसको ना डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 83.3 के साथ। जब आप इसको 83.3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका आंसर आता है 10,27,127 रुपीज़। बच्चा ये हमारे पास 31 मार्च का बैलेंस हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है भैया, इसमें ऑप्शन देखना है अप्रॉक्सीमेटली, बेटा ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा सेकेंड। फिर इसने बोला है कि आपको बताना है रिपोर्टिंग डिफरेंस में गेन होगा कि लॉस होगा। देखो, एक 10 लाख का आपका जो लोन था वो आज हो गया है 10,27,127। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका ये पर्टिकुलरली जो लोन है, लाइबिलिटी होती है, ये बढ़ जाती है, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ने से भाई आपका नुकसान होता है। 27,127 का आपको अप्रॉक्सीमेटली लॉस आ जाता है, याद रखना, ठीक है। अब अगर आप जब इसकी आंसर की चेक करोगे ना, तो उसने क्या करा हुआ है आंसर की में ना, बेटा ये जो लोन है ना, ये लोन का उसने आंसर 3 दिया हुआ है जो कि एक मिसप्रिंट है। तो याद रखना, इसको ठीक कर लीजिएगा, राइट। क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ती है तो बच्चा वो आपके पास एक तरह से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। तो कंफ्यूज मत होना इसके आंसर को देखकर, तभी मैंने आपको बच्चों को बता दिया। बिकॉज आंसर की चेक करोगे तो उन्होंने क्या करा हुआ है भाई, उन्होंने आंसर 3 दिया हुआ है इसका, तो जो कि गलत है। अच्छा, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है बेटा आपके पास, मैं आपको थोड़ा मेंशन कर देता हूँ कौन कौन से एएस से क्वेश्चन आए हुए भाई। ये वाला AS 11 का क्वेश्चन है, एज यू कैन सी दिस। ये वाला क्वेश्चन भाई AS 13 का क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास क्या कहानी है, आपके पास 3,000 शेयर्स थे अमेजिंग लिमिटेड के 31 दिसंबर 2023 को। 100 रुपीज़ का ईच था और आपकी जो ब्रोकरेज पेड थी वो 1% थी। मई 2024 में अमेजिंग लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू करे 1 फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। एग्रीड, ओके। बोलता है उन्होंने सोल्ड करे 1000 शेयर्स 110 रुपए का, और बोनस के बाद जो प्राइस था, मतलब बोनस के बाद जो आपके पास प्राइस था, कोट किया 95 रुपीज़ का। दिसंबर 24 को जब आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो तो शेयर की मार्केट प्राइस 70 रुपीज़। अब उसने क्वेश्चंस क्या पूछे आपसे, ध्यान से देखिएगा। कहता है भैया आप बताओ कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी आफ्टर सेल ऑफ शेयर्स। मतलब आपके पास एक हिसाब से कैरिंग अमाउंट क्या होगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की सेल ऑफ शेयर्स के बाद। चलिए हम पहले एक चीज़ सिंपल सा फंडा देखते हैं कि कैरिंग अमाउंट बेसिकली मतलब क्या। ये देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को याद करें तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो पहला पॉइंट था, आपको क्या लिखा है, 3,000 शेयर्स थे मेरे भाई और 101 रुपए का एक शेयर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 3,03,000 रुपीज़। दिस इज 3,03,000 रुपीज़ इज योर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ इसमें क्या है, अगर बोलता है 3 शेयर के पीछे एक शेयर, तो एक के पीछे भाई 1/3, तो 3,000 शेयर के पीछे बेटा आपको 1,000 बोनस शेयर्स मिले हैं। एज यू कैन सी 1,000 बोनस शेयर्स मिले हैं, और आपको पता है वो बोनस शेयर्स की वैल्यू 0 है, राइट। तो बेसिकली क्या हो गया कि जो 4,000 शेयर्स हैं, 4,000 शेयर्स की वैल्यू आपके पास आ रही है 3,03,000, राइट। सो 3,03,000 बेटा आपके पास 4,000 शेयर्स की वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब आपने क्या करा भाई, इसमें से ना 1,000 शेयर्स आपने सोल्ड कर दिए। नोटिस करना, 1,000 शेयर आपने क्या करे, बेचे। तो आपके पास आज की डेट में अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो बैलेंस लेफ्ट आउट इज 3,000 शेयर्स। अब मुझे इस 3,000 शेयर्स की बुक वैल्यू, जिसको हम कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, वो निकालनी है।
तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। 4000 शेयर्स की वैल्यू अगर 3,03,000 है, एक की वैल्यू होगी 3,03,000 ओवर 4000, तो 3,000 शेयर्स जो मेरे पास पड़े हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे ये चीज़ चेक करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 227250। ये बच्चे चेक कर लो। राइट, तो हम लोग को सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना बेटा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 227250। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट, आपके पास पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स क्या होगा। देखो, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि बोनस शेयर्स की कॉस्ट निल होती है, तो आई थिंक एवरीवन नोज इट, तो इसका आंसर सिंपल है। हाँ, आपको ये पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर्स। अब देखो, बोनस शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा वो आपको चेक करना है। देखो, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर्स है ना, वो कितना है वो आपको बताता हूं। देखिए प्लीज ध्यान से। अब अगर आप नोटिस करते हो, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर शेयर। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो बेटा, सेलिंग प्राइस पर शेयर इज 110 रुपए। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर शेयर, पहले ये चेक करिए। देखिए, हम लोगों को ना बड़ा सिंपल सा फंडा है, 4000 शेयर की वैल्यू 3,03,000 हो गई थी, हमने ऊपर निकाला। तो एक शेयर की वैल्यू अगर हम देखें, कॉस्ट हम देखें, तो 3,03,000 ओवर 4000, तो दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 75.75। ठीक है, तो आप इसमें चेक कर लीजिए भाई, 3,03,000 को जब हम डिवाइड करते हैं 4,000 से तो 75.75, तो हमारे पास जो प्रॉफिट एलिमेंट आता है, अगर हम प्रॉफिट एलिमेंट की बात करें तो प्रॉफिट वर्क्स आउट टू बी 34.25, 34.25 पर शेयर। अब आपने 1,000 शेयर बेचे हैं, तो 34.25 पे प्रॉफिट कितना हो गया, दैट इज 34,250 इज योर प्रॉफिट। तो बच्चे सिंपल सी भाषा में चेक कर लो बेटा, 34,250 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो भाई हम इसी के बेस पे इसको मार्क कर लेते हैं, 34,250 रुपीज़ बच्चा मेरे पास क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर्स। अच्छा, अब वो कहता है कि भाई अब एक काम करो, दिसंबर के एंड में जब क्लोजिंग डेट आती है, तो अब आप बताओ कि हमारे पास भाई ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स है इसकी कॉस्ट कितनी होगी। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जो कॉस्ट प्राइस पर शेयर अभी हमने निकाला, दैट इज 75.75, ये हमारा कॉस्ट आ गया। बट अगर हम सपोज कर लो बेटा मार्केट वैल्यू चेक करते हैं, तो वो 70 रुपये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आपको रूल पता है कि इन्वेस्टमेंट्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अब आपको पता है बेटा मेरे पास 3,000 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट बची है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई हमने 4,000 शेयर्स थे, 4,000 में से हमने 1,000 बेच दिए थे, हमारे पास कितने रह गए थे, 3,000 शेयर। राइट, तो जब हमारे पास दिसंबर के अंदर 3,000 शेयर्स का बचा है बैलेंस, और हम कम वैल्यू पे वैल्यू करेंगे, तो हमारा कैरिंग अमाउंट जो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा, दैट विल बी 2,10,000। तो भाई ये आपके दो केस स्टडी प्रॉब्लम्स जो उन्होंने दिए हुए हैं, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट होगा तो बेटा खुद ही पूछ लेना, तो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। ये आ गया AS 11 और AS 13 का क्वेश्चन। फिर आपके पास एक उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है बेटा, अगर आप ध्यान से देखते हो, दिस इज अराउंड AS 23 का क्वेश्चन। ये मैं आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस दे रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया AS 23 का क्वेश्चन, जिसमें होता था बेटा एसोसिएट। राइट, तो हमारे पास भाई एसोसिएट का क्वेश्चन है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम 21 पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और 23 और 27 को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये हमारे लिए एक वार्निंग है कि हमने 21 पे फोकस तो करना ही करना है, बट 23-27 को इग्नोर नहीं करना। चेक करो क्या लिखा गया है। सन लिमिटेड ने एक्वायर करा 40% शेयर इन मून लिमिटेड फॉर 5 लाख रुपए ऑन जुलाई 2023। पहले अगर आप इसमें नोटिस करते हो, हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, लेट्स फॉर्म दिस रिलेशनशिप। उसने क्या बोला है कि भाई एक कंपनी आ गई है सन लिमिटेड। सन लिमिटेड ने क्या करा भाई, मून में 40% शेयर्स एक्वायर कर लिए। ठीक है, तो हम यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि भाई जो मून है
वो सन का एसोसिएट बन गया है। ओके, जुलाई में एक्वायर करा है, इसको भी याद रखना। मून लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है जो 40% स्टेक एक्वायर करती है स्टार में। अब यहां पर बेटा मून ने क्या करा, मून ने स्टार लिमिटेड में एक 40% स्टेक और एक्वायर करा। तो मून ने क्या करा भाई साहब, 40% स्टेक एक और एक्वायर करा जो कि आ गया स्टार के अंदर। एग्रीड। फिर बोलता है नाउ सन लिमिटेड कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन मून लिमिटेड। ऑब्वियसली यार सन उसमें कर सकता है मून लिमिटेड में, क्योंकि इसका 20% के ऊपर होता है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है। थोड़ा बच्चों को याद कराता हूँ, एज पर AS 23 रूल वॉज कि भैया अगर आपका 20 से लेकर 50% के अंदर वोटिंग पावर आती है तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। मून लिमिटेड ने क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर करा बेटा 80,000 रुपए का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर ऑन 15 सितंबर 2023। ये भी आपको याद कराता हूं बेटा, इसमें कहानी क्या होती थी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, AS 23 क्या बोलता था, एनी डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2023-2024 में मून लिमिटेड ने एक प्रॉफिट अर्न करा 4 लाख रुपए का और एक डिविडेंड डिक्लेयर करा उन्होंने 90,000 का 15 सितंबर 2024 को। चलो ठीक है, अब आपको उसने आंसर करने को क्या बोला, बोलता बताओ यहां पर क्या रिलेशनशिप फॉर्म होता है। अब क्या स्टार एसोसिएट है सन का? मैंने आपको क्या बताया था, एसोसिएट का एसोसिएट कभी भी एसोसिएट नहीं होता, राइट। तो क्या स्टार सन का एसोसिएट है? नहीं, ये कट हो गया। क्या मून और स्टार दोनों सन के एसोसिएट है? नहीं। यहां पर आप नोटिस करोगे सन का स्टार के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सन का स्टार के साथ भाई साहब कोई रिलेशन नहीं है। तो याद रखना सन हैज नो रिलेशन टू स्टार, तो इसीलिए भाई ये वाली ऑप्शन भी कट हो जाती है। नेक्स्ट, क्या मून एक एसोसिएट है सन का? यस, मून एक एसोसिएट है बेटा सन का। यहां पर आपको पूरा कॉम्बिनेशन में पता लग रहा है, तो यस बच्चा, ये ऑप्शन आंसर है। अगला, क्या सन पेरेंट, देखो पेरेंट तो हो नहीं सकता ना, बिकॉज पेरेंट के लिए होल्डिंग कंपनी का 50% प्लस रूल सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो बेटा ये भी कैंसिल हो गया। डन हो गया। उसके बाद अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सन लिमिटेड। अब भाई साहब वहां पर जो हमारे पास सन लिमिटेड है वो अपनी किताबों में क्या कैरिंग अमाउंट दिखाएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं। उसने क्या बेटा 5 लाख तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, तो आपको क्या करना है, कैरिंग अमाउंट वो कैसे दिखाएगा। कैरिंग अमाउंट को बेटा मैं CA लिख रहा हूं, ऑब्वियसली दिस वर्ड इज वेरी गुड फॉर अस, CA। तो भाई साहब कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए बेटा हमारे पास एक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रही है, बट अगर आप इसमें नोटिस करते हो उसको कोई डिविडेंड मिल रहा है। यस, अगर आप नोटिस करते हो भाई साहब मून ने एक डिविडेंड डिक्लेयर करा है 80%, 80,000 हम सॉरी। तो बच्चा वो जो डिविडेंड होता है 80,000 का, उसमें 40% हिस्सा हमारा है। दैट मीन्स दैट विल रिड्यूस माई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा। ठीक है, तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिकली कम कर देगा। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगी वो आ जाती है 4,68,000। तो यहाँ से भाई साहब मैं अपनी एक आंसर को मार्क कर सकता हूँ जो कि ऑप्शन दे रहा है 3। अच्छा, फिर जब कंसोलिडेशन करोगे तो सन के कंसोलिडेशन में हम लोग क्या शो करेंगे। चलो ये देखो बेटा, सन और मून का जब कंसोलिडेशन होगा तो सन अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में क्या शो करेगा। तो CFS के अंदर जिसको हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, तो भाई साहब सन जो है अपनी किताबों में क्या शो करे। देखो वो बोलेगा यार कैरिंग अमाउंट जो मेरी इन्वेस्टमेंट का आ रहा है वो 468 है। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ कि मुझे प्रॉफिट हुआ, चेक करना। अब यहां पर भाई साहब जो मून है, मून ने कुछ प्रॉफिट अर्न करा है 4 लाख रुपए का, तो उसमें भी सन को शेयर मिलेगा। ठीक है, मून ने प्रॉफिट अर्न करा है 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए का 40% भाई साहब वो किसको मिलना चाहिए, सन को। बट रुको, इसने एक्विजिशन कब करी है, इसने एक्विजिशन करी है जुलाई में। तो कहने का मतलब जो प्रॉफिट होगा भाई साहब वो सिर्फ आपका 9 मंथ्स का होगा, 9 मंथ्स का, क्योंकि प्रॉफिट वैसे 4 लाख सारे साल का गिवन है। उसने एक्विजिशन कब करी है, जुलाई में। तो जुलाई में अगर एक्विजिशन करी है तो मतलब 4 लाख का 40% उसका 9/12 अगर आप इसको करते हो तो दैट वर्क्स आउट टू बी 120। और आपके पास भाई 468 में 120 जब इसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं, दिस वर्क्स आउट टू बी 5,88,000 एज माई
कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो भाई यहाँ पर अगर आप इसको आंसर को नोटिस करोगे तो ये आ जाता है 5,88,000। अच्छा, फिर उसने डी ऑप्शन पूछा आपसे, वो क्या कहता है यार, आप बताइए AS23 के अकॉर्डिंगली एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय एन इन्वेस्टर इज यूजुअली एविडेंस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब हम लोग जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लगाते थे तो कैसे लगाते थे? नंबर 1, क्या पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग डिसीजन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता था? यस। अगर हम बात करें तो यस, आपके पास पार्टिसिपेशन इन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारे पास होता था भैया पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। क्या हम आपस में मैनेजेरियल पर्सनल को इंटरचेंज कर सकते हैं? यस। क्या हमें डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दिखाता है? नहीं, डिविडेंड रिसीव करने की कोई बात नहीं होती, बट डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार तो एक नॉर्मल शेयर होल्डर को भी मिल जाता है, तो दैट डज नॉट डिपेक्ट योर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वो क्या होता है भाई साहब की, अगर सपोज कर लीजिए आपने डिविडेंड रिसीव करा है तो डिविडेंड रिसीव करने का अधिकार एक नॉर्मल शेयर होल्डर को भी मिल जाता है, तो दैट डज नॉट डिनोट योर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या टेक्निकल इंफॉर्मेशन भाई हम लोग को जो प्रोवाइड की जाती है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दिखाता है? यस, वो दिखाता है। तो इसका आंसर क्या है? ए, बी एंड डी स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सी इज रॉन्ग। तो पहले बेटा सारे बच्चे मुझे बताइए, 3 केस स्टडी हमारे को MTP सीरीज 1 में गिवन है, एवरीबडी इज क्लियर विद इट, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? 3 केस स्टडीज भाई साहब क्लियर है सारे बच्चों को, देखते जाना। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है छोटे छोटे जो MCQs अपने को आते हैं 2-2 मार्क्स के, वो देखेंगे। क्या लिखा क्या है भाई? कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड। ठीक है, अब समझिएगा भाई, हमारे पास वो कितना है 1000, बट जो फेयर वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वो आपको कितना लिखा हुआ है 800। नोटिस करते जाना, इन्वेस्टमेंट आपने रिकॉर्ड करी है 800 की, अब यहां पर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया है 1200। आपको बताना है कि कितना इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे और कितना गेन PL में आएगा। देखो पॉइंट को समझना अपने को, कहानी क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है। जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग बेटा हमेशा ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, हम देखते हैं कि आज की डेट में अगर हम आज इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रूल क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस, तो इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड एट लेसर ऑफ द टू। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि भाई मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट आज की डेट में 1000 है, और जब मैं इन्वेस्टमेंट्स को किताबों में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो याद रखना उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो भाई यहां पर हमारे पास आ गया 1200, राइट। तो अब जब क्लोजिंग डेट के टाइम पे देखो तो 1200 और 1000 में से लेसर कौन सा है? 1000। तो इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना 1000 पे। हाँ, आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि अगर जो 200 का गेन हो रहा है बिकॉज फेयर वैल्यू ज़्यादा है, तो भाई आपका जो 200 का गेन होता है आप उसको PL में दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे 1000 पे और उसमें 200 के गेन को हम मैक्सिमम PL में दिखा सकते हैं ऑन द एजम्पशन कि हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को हम 1200 में सेल कर देंगे। अब इसमें क्या है दोस्त, आपको बताता हूं, बाकी ऑप्शंस थोड़ा बच्चों के दिमाग में कंट्रोवर्सी आएगी, सर 200 का गेन तो एंटिसिपेटरी गेन हो गया। आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी बात सही है, आप बोलोगे सर 200 का गेन हमारा एंटिसिपेटरी गेन हो गया, आप कैसे उस गेन को वहां पर बुक्स में दिखाते हो? बेटा कई बार क्या होता है, मुझे आंसर्स ना ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली मार्क करने पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, जैसे यहाँ पर चेक करते हो नो चेंजेस रिक्वायर्ड इट विल कंटिन्यू इन 800, तो बेटा ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस दिन की फेयर वैल्यू के साथ कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है। अच्छा, फिर आपको लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट को 1200 पे रिकॉर्ड करो और गेन 400 का हो गया। 400 का गेन नहीं हुआ बेटा, गेन होता है कॉस्ट के साथ कंपेयर करके, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाती है। अब मैं करंट इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर रहा हूं 1200 का, बट गेन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। 1200 पे बेटा आपको रिकॉर्ड नहीं करना, पहली बात सिंपल सी बात है, बिकॉज रिकॉर्ड ही आपको लेसर वाले पे करना होता। तो 1000 और 1200 विच एवर इज लेस, 1000 और 1200 विच एवर इज लेस, तो लेसर कौन सा है बेटा? 1000, उसके बेस पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे चेक करते हो अगला MCQ, एज पर AS20 अपने पास कौन से हम वहां पर AS20 EPS में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करते हैं। देखो अगर आप यहां पे नोटिस करते हो भाई, एक सिंपल सा फंडा है, क्या हम लोग न्यूमरेटर के अंदर बेसिक और डाइल्यूटेड EPS निकालने के लिए
हम लोग नेट प्रॉफिट या लॉस को सारा रिकंसाइल करके शो करते हैं। यस, हम करते हैं भाई। नेट प्रॉफिट और लॉस को सारा एडजस्ट करते हैं, उसमें से सारा का सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद शो करते हैं। क्या हमारे डिनोमिनेटर में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आता है? यस, ये भी आता है। तो भाई क्या हमारा जो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस है वो आपका डिस्क्लोज किया जाता है, चाहे वो लॉस पर शेयर नेगेटिव क्यों ना हो जाए? हाँ जी, लॉस पर शेयर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हम तब भी अपना सारा का सारा डिस्क्लोज करते हैं। क्या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर जो होती है वो ईपीएस के साथ दिखाई जाती है, अर्निंग पर शेयर के साथ? यस, दिखाई जाती है। तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या है? ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेस्ट ऑप्शन इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिकॉज हम लोग को AS20 में ये सारी चीजें मेरे भाई डिस्क्लोज करनी पड़ती है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट AS10 के अकॉर्डिंगली, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या चीज़ें AS10 के अंदर आती हैं? देखो, बायोलॉजिकल एसेट्स नहीं आता, ठीक है। वेस्टिंग एसेट्स, मिनरल ओर्स वगैरह अगर आप याद करोगे, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर AS10। इन्वेंट्रीज के लिए AS2 लगता है, तो वो भी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके लिए क्या चीज़? बेरर प्लांट्स। येस, जो बेरर प्लांट्स होता है वो AS10 के अंदर कवर होता है। बस खाली जो आपको याद होगा, मैं एक मैंगो ट्री वाला एग्जाम्पल देता था कि जो उसके प्रोड्यूस होते हैं वो AS10 में नहीं आते, बट जो आपका मैंगो ट्री है वो आपका AS10 के अंदर कवर होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? बेरर प्लांट्स। ओके दोस्तों, तो ये थोड़े से MCQs हैं। पहले सारे बच्चे मुझे बताइए बेटा, ये MCQ का सारा फंडा क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? तो मैं आगे थोड़ा सा जो कंपलसरी, सी माय फोकस वुड बी इन दिस पर्टिकुलर MTP इज कि मैं आपको ना MCQs पहले इसलिए डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास इसकी जो आंसर की भी आती ना, उसमें MCQs के आंसर सिर्फ ऑप्शंस में होते हैं, तो बच्चों को पता नहीं लगता। एंड मोर ओवर बेटा, मैं कुछ कंपलसरी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो AS के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा ये सब जो बाकी के क्वेश्चंस है बेटा, जो आपके नॉर्मल सारे, जैसे कोई अमालगमेशन का हो गया या मान लीजिए कोई दूसरे क्वेश्चंस हो गए, भाई साहब ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बच्चों की डिमांड पे डिस्कस करूंगा। अगर बच्चा कोई बोलेगा सर ये वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई करा मुझसे नहीं हुआ, बिकॉज इनकी आंसर की आपके पास प्रॉपर्ली सारी होती है, ठीक है, तो उसको डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी आपकी डिमांड पे उसको डिस्कस कर दूंगा। बट बेसिकली मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया, माय फोकस विल बी ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज द केस स्टडी एंड द AS बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच आर कंपलसरी, ठीक है। जैसा आपको पता है डिस्क्रिप्टिव में पहला क्वेश्चन आपको AS का आना है जो कि कंपलसरी है, तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब जैसे आपके पास एक AS29 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है। ये सब क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई बार आंसर की देखकर भी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, समझ में नहीं आते। कौन सा? जैसे ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है भाई साहब, A लिमिटेड ने प्रोवाइड करी एक आफ्टर सेल्स वारंटी फॉर 2 ईयर्स। फोकस करना है इस क्वेश्चन को। भाई साहब आफ्टर सेल वारंटी प्रोवाइड करी है 2 ईयर्स की कस्टमर्स को। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कंपनी ने ये पॉलिसी दी है फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर वारंटीज ऑन द इनवॉइस अमाउंट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड। भाई साहब अब यहाँ पर कहानी क्या है, अगर आप देखोगे तो कंपनी ने क्या बोला है कि भाई यहाँ पर ना हम लोग यहाँ पर आपको वारंटी दे रहे हैं 2 ईयर्स की, ठीक है, 2 साल की। अब अगर 1 साल से कम बचा है तो फिर आपको 2% की प्रोविजन बनाने की ज़रूरत है। अगर 1 साल से ज़्यादा बचा है तो आपको 3% की प्रोविजन बनाने की ज़रूरत है। कंपनी ने ये इनवॉइस रेस करा 11 फरवरी 2022 को, कंपनी ने 60,000 की सेल करी है। 25 दिसंबर 2022 को कंपनी ने 40,000 की सेल करी है। 4 अक्टूबर 2023 को कंपनी ने 1,35,000 की सेल करी है। अब आपको प्रोविजन बटा सारा का सारा बताना है एज पर AS29 ऑन 31 मार्च 2023 और 2024, और आपको बताना है कितना अमाउंट PL में हम लोग डेबिट करेंगे। मतलब पहले आपको सारा प्रोविजन बताना है, फिर आपको बताना है भाई कि आपके पास कितना अमाउंट आपको PL में डेबिट करना है। अब देखो पहले क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश करना, इट इज़ अ गुड अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन भाई। ये देखो, जैसे सपोज कर लो अब आप अकाउंट्स बना रहे हो 31 मार्च 2023 का, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट बना रहे हो भाई साहब 31 मार्च 2023 का, ठीक है। अब जो आपने सेल करी 11 फरवरी 2022 को, वहां से अगर आप 2 ईयर्स काउंट करते हो तो आपका बेटा जो वारंटी पीरियड खत्म होता है वो होता है 11 फरवरी 2024 को।
ठीक है, आपका वारंटी पीरियड कब खत्म होता है? 11 फरवरी 2024 को। अंडरस्टैंड, इस चीज को करना है बेटा, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बात करता हूं, फोकस करते जाइएगा भाई, 31 मार्च 2023 से लेकर 11 फरवरी, ये जो पीरियड है ये अभी आपका 1 साल से कम है। आपको क्या करना है? 31 मार्च से लेकर 11 फरवरी को देखना है। मतलब जो आपका पीरियड अभी बचा हुआ है ना, रिमेनिंग पीरियड जो है 31 मार्च से लेकर 11 फरवरी 2024, तो बेटा ये पीरियड आपका 1 साल से कम है। 1 साल से कम है तो आपने जो 60,000 की सेल करी है ना इस साल, आप उस पर 20% मतलब 12,000 का एक प्रोविजन बना लो, राइट। अच्छा, फिर जो आपने दूसरी सेल करी है, दूसरी सेल कब करी है मेरे भाई? वो करी है 25 दिसंबर 2022 को। ओके, 25 दिसंबर 2022 को। जब आप इसमें 2 साल का पीरियड ऐड करते हो तो भाई 25 दिसंबर 2024 को ये पीरियड एक्सपायर होता है, ठीक है, 25 दिसंबर 2024 को। अब आप इस पीरियड से लेकर यहां तक देखोगे तो ये पीरियड 1 साल से ज्यादा का है, 1 साल से ज्यादा का है। तो 1 साल से ज्यादा का होने का मतलब ये हो गया कि जो 40,000 की आपने सेल करी है उसके ऊपर आपको 30% का प्रोविजन बना लेना चाहिए। तो आपके पास भाई ये क्योंकि कितना आ गया? ये आ गया बच्चा 1200, सॉरी 30% नहीं है, ये शायद 3%। आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने गलती से ना उसको 30% कर दिया, ये 2% 3% है। एक मिनट भाई, इतनी प्रोविजन कहाँ से अलाउ कर देंगे? आई एम सो सॉरी डियर, ठीक है। तो ये 2400 की प्रोविजन बेटा हम लोगों ने बनानी है एज ऑन 31 मार्च 2023। चलो, अब मेरे भाई जो स्टोरी है, कहानी है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या कि भाई जो अपने को एक सेल और करी है ना, एक सेल और करी कब? वो करी 4 अक्टूबर 2023 को। मेरे भाई जो 4 अक्टूबर 2023 को आपने सेल करी है, वहाँ से अगर आप 2 साल कैलकुलेट करते हो तो वो आपका बनता है 4 अक्टूबर 2025। मेरे भाई इसकी प्रोविज़न तो आप अब नहीं बनाओगे क्योंकि आपको ये 2 साल एक्सपायर हो जाएंगे। 2 साल एक्सपायर होने के बाद तो बेटा खत्म हो गया ना काम, तो वो प्रोविजन आपको बनानी नहीं है, आपको 2 ईयर्स तक की खाली वारंटी है। चलो, तो ये हमारे पास आ गया प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। अब इसको आगे सुनो, 31 मार्च 2024 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 31 मार्च 2024। मुझे 2 बार प्रोविजन बनाने को बोला है। अब सुनो, अगर मैं 2024 की बात करता हूं भाई, तो यहां से लेकर इस सेल के लिए तो प्रोविजन बननी नहीं, बिकॉज इसकी वारंटी तो पहले एक्सपायर हो गई। 2024 के 31 मार्च आने से पहले इसकी वारंटी एक्सपायर हो जाती है। यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखते हो लेस देन 1 ईयर पड़ा है, फोकस करो, लेस देन 1 ईयर मतलब 40,000 के ऊपर अभी 2% मतलब ये 800 की प्रोविजन मेरे को बनानी है, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक आप देखोगे मोर देन 1 ईयर पड़ा है, मोर देन 1 ईयर। सी, आपको 2 ईयर्स एक्सपायर होगा तो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। आप यहां से लेके यहां तक देखोगे बेटा आपके पास क्या मोर देन 1 ईयर पड़ा है। अच्छा, जो इसकी सेल है ना लास्ट वाली सेल बेटा 135 की है। तो 135 की सेल का मतलब ये हो गया 135 की सेल के ऊपर आपको 3% प्रोविजन बनानी है, जो कि बनती है 4050। तो बेटा ये आपके पास क्लोजिंग प्रोविजन आ गई है 4850। ये कौन सी आ गई? क्लोजिंग प्रोविजन, ठीक है। तो ये आपकी 31 मार्च 2023 और 2024 को ये प्रोविजन बनेगी। नाउ उसने बोला है पीएल में कितना आप डेबिट करते हो। बेटा पीएल का बहुत सिंपल सा फंडा है, 4850 आपकी क्लोजिंग प्रोविजन है, 2400 आपकी ओपनिंग प्रोविजन है, तो आप पीएल में कितना डेबिट करोगे बेटा? आप 2450 नेट अमाउंट पीएल में डेबिट करोगे इन द करंट ईयर। ये लीजिए। तो पॉइंट बच्चा इसके अंदर बहुत सिंपल था, बट आपको सिर्फ एक बार ना खाली वो पॉइंट को समझना होता है। ओके, आई होप बेटा दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। जल्दी से अपने अपने थम्स अप करते जाइएगा भैया, ताकि हम आगे आगे बढ़ते जाएं। चलो, अब आइए एक AS26 का क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब आपको बोला है कि AS26 में आप इन चीजों के साथ कैसे डील करोगे, ये आपको बताना है। देखो, सबसे पहली बात, AS26 इंटैंजिबल एसेट्स को लेकर होता था। उसमें एक बात कही जाती थी जो आपको पहले मैं समझाता हूं। AS26 के अंदर एक सिंपल सा फंडा गया होता था कि भाई आपने जो खर्चा करा है फॉर इंटैंजिबल एसेट, उसके ऊपर 2 बातें होती थी। नंबर 1,
कि आपका जो है वो एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर आपको एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और उस एक्सपेंडिचर को आप प्रॉपरली मेजर कर सकते हो, तो ही आप उस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हो। दो बातें सिर्फ इसमें आपको फोकस करनी बेटा, क्या एक आपको फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और दूसरा दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब जैसे इसने केस दिया है कि 23 लाख रुपया मैंने पे करा है, पे बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू द लीगल एडवाइजर फॉर डिफेंडिंग द पेटेंट। अब एक सोचो, एक पेटेंट को डिफेंड करने के लिए, मतलब पेटेंट मैं खरीद चुका हूं, खरीदने के टाइम की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहा भैया लीगल टाइटल पेटेंट की मेरे पास है, उसको डिफेंड करने के लिए मैंने क्या करा भाई साहब, वहां पर ना एक मैंने लीगल एक्सपेंडिचर करा है। तो क्या वो जो लीगल एक्सपेंडिचर मैं कर रहा हूं पेटेंट को डिफेंड करने के लिए, याद रखना, जो मैं लीगल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं पेटेंट को डिफेंड करने के लिए, क्या वो मेरा कैपिटलाइज करना सेंसिबल है? आंसर इज नो। इसको हम लोग को बेटा पीएल में डेबिट साइड पे दिखाना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी डेबिटेड टू पीएल। देखो बच्चा, मैं इसके आंसर्स आपको नहीं लिखवा रहा, इसको सिर्फ डिस्कस करूंगा बिकॉज थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। आगे फिर 2023-24 में कंपनी 7 लाख रुपया बेटा स्पेंड करती पब्लिसिटी और रिसर्च एक्सपेंस के लिए ऑन वन ऑफ इट्स न्यू कस्टमर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विच वॉज मार्केटेड इन द सेम अकाउंटिंग ईयर बट प्रूव टू बी फेलियर। भाई साहब, कंपनी ने 7 लाख रुपए मार्केटिंग में लगा दिए। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी जो है बेटा 7 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर सिर्फ आपने क्या कर रहे हो, आप मार्केटिंग के लिए कर रहे हो, तो बेटा इससे क्या है कि हमारे को अल्टीमेटली क्या, प्रोडक्ट वॉज अ फेलियर, ठीक है। तो अब यहां पर अल्टीमेटली ये सारा जो सारा खर्चा है ये आपका एक हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी बेनिफिट। याद रखो, क्योंकि एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड होना जरूरी है, याद रखना भाई साहब, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड होना जरूरी है। क्या आपको कोई ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है? आपको याद होगा मैं क्लास में कहता था टर्म एफईबी, फेब, फेब का मतलब भाई साहब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको आना चाहिए, तो इससे आ रहा है नहीं, सारा नुकसान हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली एक्सपेंस है एंड इट शुड बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, इट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, फिर उसके बाद कंपनी ने स्पेंड करा 25 लाख रुपया इन द पास्ट 3 ईयर्स टू डेवलप अ प्रोडक्ट, दीज एक्सपेंस वर चार्ज टू पीएल अकाउंट सिंस दे डू नॉट मीट AS 26 क्राइटेरिया। ओके, कंपनी ने बेटा कोई खर्चा करा और अल्टीमेटली यहाँ पर है, याद रखो, कंपनी ने इसको पीएल अकाउंट में चार्ज करा। In the current year, approval of the concerned authority has been received. The company wishes to capitalize 25 लाख by disclosing it as a prior period item. मतलब कंपनी कहती है देखो पहले हमने इसको कैपिटलाइज नहीं करा, हमने इसको क्या करा, खर्चा दिखा दिया, अब हमें लगता है कि यार हमें ना अप्रूवल सारा मिल गया है, तो हम लोग को अब यहाँ पर 25 लाख रुपए को एक प्रायर पीरियड आइटम, मतलब पुरानी गलती के को ठीक करते हुए, रेक्टिफाई करते हुए हम इस 25 लाख को अल्टीमेटली कहाँ दिखा दें, वापस से कैपिटलाइज कर दें। देखो एक सिंपल सा फंडा है, आपको एक सिंपल सा फंडा है, आपको जो पहले आपको समझना है, AS 26 का रूल कहता है कि अगर आपने किसी भी खर्चे को पहले एक्सपेंस दिखा दिया, पहले कैपिटलाइज नहीं करा, तो कंपनी उसको वहां पर दोबारा कैपिटलाइज नहीं कर सकती है, आप उसको PPI नहीं मान सकते हो। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस प्रीवियसली, तो नाउ इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ओनली। तो याद रखेंगे बेटा, इसको हम लोग एक्सपेंस ही दिखाएंगे और ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। अब इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो, आपने पहले इसको एक्सपेंस माना था, अब आप इसको आज भी एक्सपेंस ही मानोगे। अच्छा, फिर कहता है भाई कि कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ था और उसका बजट था एडवर्टीजमेंट का 50 लाख रुपए का, याद रखेंगे, उसको मार्केटिंग करने के लिए कंपनी ने खर्चा करा है, और एस्टिमेट करते हैं कि कंपनी का टर्नओवर जो है नए प्रोडक्ट का जिसका मार्केटिंग हो रहा है वो 20 करोड़ होगा। कंपनी हैड डेबिटेड पीएल अकाउंट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख इनकर्ड ऑन एक्सटेंसिव स्पेशल इनिशियल एडवर्टीजमेंट कैंपेन फॉर द न्यू प्रोडक्ट। कंपनी ने बेटा 50 लाख रुपया पूरा अपना प्रमोशनल एक्टिविटीज में दिखा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कंपनी ने ट्रीटमेंट सही करा कि गलत करा। पॉइंट इज यस, कंपनी का ट्रीटमेंट सही है, बिकॉज कंपनी जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो इस केस में याद रखना आपका उससे टर्नओवर क्या होगा वो सब मतलब नहीं है। कंपनी ने एक एनुअल एडवर्टाइजमेंट बजट लगाया है 50 लाख का, तो कंपनी उस 50 लाख को बेटा सारा का सारा पीएल में दिखा सकती है। तो कंपनी जो है लाइक वहां पर 50 लाख को पीएल में दिखा रही, तो कंपनी इज डूइंग द करेक्ट ट्रीट बिकॉज दैट इज जस्ट अ सिंपल एनुअल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, राइट? ओके,
भाई सारे बच्चे पहले मुझे बताइए बेटा, ये बी पॉइंट क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? जल्दी से बता दीजिएगा क्वेश्चन 1 का बी पॉइंट। ठीक है, आई होप अगर कोई क्वेश्चन होगा तो खुद पूछ लेना भाई, ठीक है? आस्क योर सेल्फ प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट, फिर मुझे बोला जाता है इंडिकेट इन ईच ऑफ द केसेस वेदर रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। अब आपको याद कराता हूं, AS9 में हमारी बुक में एक था स्पेशल केसेस। AS9 के अंदर हम लोग एक चीज करते थे, दैट वाज स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हम लोग क्या करते थे कि भाई कौन सी चीज रेवेन्यू है सेल इन स्पेशल केसेस और कौन सी चीज रेवेन्यू नहीं है, हमने ये देखना होता था। चलिए, जैसे हम यहां पर बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट रिसीव्ड, राइट? अब यहां पर कहानी क्या है सॉरी, आपको यहां पर क्या बताना है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम रिबेट रिसीव्ड। देखो, ट्रेड डिस्काउंट जो है क्या वो रेवेन्यू है? नहीं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सिर्फ आपके ना रेवेन्यू से इसको माइनस किया जाता है। अगर आप याद करोगे, इट इज ओनली डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। क्या ये रेवेन्यू का पार्ट है? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, अगर हमने गुड्स बेचे डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे रीसेल के लिए, सपोज कर लो बेटा मैंने गुड्स दिए अपने एजेंट्स को, ठीक है, रीसेल के लिए, तो याद रखना रेवेन्यू तब होगा जब एजेंट्स आगे थर्ड पार्टी को बेचेंगे। तो इसको बेसिकली हम लोग अभी क्या मान के चलेंगे? इसको मान के चलेंगे ये कंसाइनमेंट सेल है। ये कौन सी सेल है भाई साहब? कंसाइनमेंट की सेल है। तो याद रखना रेवेन्यू तब होगा जब ये एजेंट्स आगे थर्ड पार्टी को बेचेंगे। सारे बच्चे थोड़ा अकल लगाना भैया, इसको हम लोग रेवेन्यू नहीं मानेंगे। रेवेन्यू कब मानेंगे? जब एक्चुअली में प्रॉपर्टीज पास टू थर्ड पार्टी। ओके, जब एक सेलर जो है वो एग्री करता है रीपरचेस करने की सेम आइटम। आपको याद रखना भैया, जब एक सेलर वापस से एग्री करता है मैं आइटम को रीपरचेस करूंगा, तो बेटा वो फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन हो जाती है, वो रेवेन्यू वैसे भी नहीं होती है। जब हम सेल एंड रीपरचेस की बात करते हैं, सेल एंड रीपरचेस इज योर फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन, वो रेवेन्यू वैसे भी नहीं होता। सारे बच्चे बेटा दिमाग में रखना, सेल एंड रीपरचेस ट्रांजैक्शन इज योर फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन, वो रेवेन्यू होता भी नहीं है, तो ये भी आपके लिए रेवेन्यू नहीं है। इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन फॉर एंटरिंग सर्विसेज, जब आप कोई सपोज कर लो इंश्योरेंस की कमीशन रिसीव करते हो, यस वो रेवेन्यू होता है। कब होता है? जब आपको प्रीमियम आ जाता है। जब इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम आता है तभी इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को कमीशन देती है। इसका मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं भाई साहब। सपोज कर लो इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एक एजेंट को कमीशन कब देनी होती है? जब मान लो कस्टमर जो है इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम जमा करा देता है और कल को वो पॉलिसी को रिन्यू कराता है। पॉलिसी को अगर वो रिन्यू कराता है तो भी इंश्योरेंस कंपनी जो है एजेंट को कमीशन देती है। तो याद रखना, जब प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाता है तभी आपको कमीशन मिलती है, तभी आप एज एन एजेंट उस इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन को रेवेन्यू मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, 11 मार्च को बेटा मैंने कपड़े बेचे 50,000 के एक्स मार्ट को, but due to refurbishing of their showroom being underway on their request, clothes were delivered on 12 अप्रैल। अब यहाँ पर कहानी क्या है? द प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड ऑन 11 मार्च। तो हम लोग क्या इसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा। कई बार क्या होता है, डिलीवरी इज डिलेड ऑन बायर्स रिक्वेस्ट। आपको वो टेबल याद करना है जो मैंने बुक में दिया हुआ आप लोगों को, स्पेशल केसेस ऑफ सेल का। वो बड़ा अच्छा टेबल था, उसको मैंने बहुत टाइम लगा के करा था। तो सारे बच्चे बेटा उसी टेबल पे फोकस करेंगे। तो भैया 11 मार्च को अगर मैंने सेल करी और डिलीवरी इज डिलेड ऑन बायर्स रिक्वेस्ट, तो बायर्स रिक्वेस्ट पे डिलीवरी डिले करी तो हम रेवेन्यू को पोस्टपोन नहीं करते। हम यहां पर बेटा 31 मार्च 24 को ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ओके, तो भाई अब सारे बच्चे चेक कर सकते हो। पहला कंपलसरी क्वेश्चन, पहला 4 नंबर का, फिर 5 नंबर का, फिर 5 नंबर का। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? ये सारे बच्चे देख लो। इफ एनीबडी हैज अ डाउट डू लेट मी नो। चलो ठीक है भाई साहब, अब इस केस में ना मैं आपके पास आ जाता हूं MTP सीरीज 2 में, क्योंकि अगर आप सीरीज 1 में चेक करोगे इसके बाद सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, राइट? मैंने आपको जैसा कि बताया, कोई बच्चा अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता होगा तो दैट विल बी डन ओनली ऑन डिमांड। अभी फोकस क्या है हमारे पास? अभी हमारा फोकस है ओनली ऑन द MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एंड द AS बेस्ड क्वेश्चंस जो कंपलसरी लेवल पर आते हैं। तो भाई हम लोग आते हैं अब MTP सीरीज 2 पे, इस पे फोकस करिए। अब जैसे आपके पास एक केस स्टडी का क्वेश्चन आया बेटा सीरीज 2 में, देखिए ध्यान से प्लीज। अब क्या लिखा है
कि एक्सीलेंस लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कंस्ट्रक्ट करती है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स फॉर सेलिंग। कंपनी ने कमेंस करना है एक नया प्रोजेक्ट और एक्सपेंस इनकर करे हैं कुछ इस प्रकार। कॉस्ट ऑफ लैंड जो आपने एक्वायर करा 10 करोड़ का, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपने इनकर करी 25 करोड़ की, कंपनी ने इनकर करा कॉस्ट 10 लाख रुपए का फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स। मतलब कंपनी ने भैया कोई मीटिंग शीटिंग प्लान करी है और उसके लिए खर्चा कर दिया 10 लाख रुपए का। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है वो कंप्लीट हो गई ईयर 1 पे और बिल्डिंग का नेट रिलाइजेबल वैल्यू 40 करोड़ है। मतलब बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद बिल्डिंग की जो एनआरवी है वो 40 करोड़ है। बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर में कंपनी डिसाइड करती है बिल्डिंग को अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बना लेगी। मतलब पहले आप एक रियल एस्टेट कंपनी बिल्डिंग बना रहे हो बेचने के लिए, बाद में डिसाइड कर लिया कि बिल्डिंग को अपने ही कामों में इस्तेमाल रखेंगे, हम उसको खुद अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कंपनी ने फर्दर 50 लाख रुपया इनकर करा थोड़ा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को चेंज करने में, बिकॉज जब अपने काम के लिए लेकर आ रहा है तो कंपनी कहती चलो एक काम करते थोड़ा सा उसको ना स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं। विदाउट दीज चेंजेस ऑफिस कैन नॉट बी सेटअप। मतलब ये चेंजेस नेसेसरी हैं, याद रखना ये चेंजेस नेसेसरी हैं बिकॉज इनके बगैर हम लोग ऑफिस को सेटअप नहीं कर सकते। अब आपको बताना भैया ईयर 1 पे बिल्डिंग को क्या क्लासीफाई करेंगे। देखो ईयर 1 के एंड पे तो बिल्डिंग आपकी इन्वेंट्री है। क्यों? बिकॉज आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो या आप एक रियल एस्टेट कंपनी हो, तो जो आपका मोटिव है कि मैं बिल्डिंग बना के बेचूंगा, ठीक है। तो ईयर 1 के अगर हम एंड पे बात करें तो ईयर 1 के एंड पे भैया बिल्डिंग आपका क्या है, एक हिसाब से इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1 के अंदर पे प्रोजेक्ट को हम किस वैल्यू पे किताबों में दिखाएंगे। देखो प्रोजेक्ट की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एक हमारे पास 10 करोड़ है, एक हमारे पास 25 करोड़ है। तो हमारे पास भैया जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 25 करोड़ है, लैंड की कॉस्ट है 10 करोड़ है। बाकी सारे खर्चे आप देखोगे कोई भी कैपिटलाइज नहीं होते बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी कैपिटलाइज। तो हमारे पास 10 करोड़ और 25 करोड़ का मतलब हो गया भाई साहब कि 35 करोड़ रुपया हमारे पास ईयर 1 पे प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी। अच्छा, ईयर 2 पे जब आप बिल्डिंग को अपने ही ऑफिस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो ऑब्वियसली वो आपका एसेट हो गया, तो दैट बिकम्स योर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, याद रखेंगे। तो वो बेसिकली क्या हो गया मेरे भाई, वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कन्वर्ट हो गया। ईयर 2 के एंड पे हम लोग प्रोजेक्ट की वैल्यू कैसे लगाएंगे। अब देखो सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। 35 करोड़ तो पहले था, ठीक है। आपने 50 लाख रुपए और उस पर इनकर करा जो कि एक नेसेसरी एक्सपेंडिचर है। तो कहने का मतलब बेटा आपका 35 करोड़ 50 लाख 35.5 करोड़ जो है आपका आज की डेट में बिल्डिंग की वैल्यू बन जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, राइट। ओके, नेक्स्ट अगला एमसीक्यू भाई आपके पास आ गया सुपर कूल वाला। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ AS2 एंड AS10, ठीक है। जो पहला हमारे पास एमसीक्यू दिया हुआ है सारा सारा केस स्टडी, मिक्सचर ऑफ AS2 एंड AS10। नेक्स्ट अब आइए हमारे पास भाई एक बहुत अच्छा AS12 का गवर्नमेंट ग्रांट का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ, उसने ध्यान से देखिएगा। उसने क्या लिखा है, कहते हैं सुपर कूल लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इको फ्रेंडली इक्विपमेंट। 1 अप्रैल 2023 को कंपनी रिसीव करती है ग्रांट 20 करोड़ का सरकार से। 25% जो कंपनी की टोटल कैपिटल है उसका 20 करोड़ का ग्रांट आपको सरकार से मिल रहा है, याद रखना। और आपको वापस करने की भी कोई जल्दी नहीं है सरकार को। मतलब ये जो ग्रांट है भाई साहब आपने वापस भी नहीं करना। चलो ठीक है, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 10 करोड़ बेटा बोरो करा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उसका इंटरेस्ट पे करा 1 लाख रुपए का। नोटिस करना भाई साहब, कंपनी ने क्या करा भैया 10 करोड़ रुपया एक और लोन बोरो करा हुआ है और उसका इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं भाई साहब 1 लाख रुपए। कंपनी एक्वायर करती है प्लांट मशीनरी फ्रॉम द फंड्स 10 करोड़ से और 1 करोड़ रुपया उसके इंस्टॉलेशन पे स्पेंड करती है। मतलब कंपनी ने 11 करोड़ की मशीनरी भी खरीद ली। 10 लाख रुपया स्पेंड करा क्योंकि बेटा प्रोफेशनल फीस थी, मशीनरी को इंस्टॉलेशन के लिए 10 लाख रुपए देना ज़रूरी था। सॉरी भैया 10 लाख रुपए देना भी ज़रूरी था मशीनरी को इंस्टॉलेशन के लिए।
कंपनी ने 50 लाख रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी स्पेंड करा है। प्लान मशीनरी वॉज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज ऑन 30 सितंबर, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन 10%। एक मिनट भाई जरा नोटिस करना, अप्रैल में खरीदी प्लान मशीनरी, 30 सितंबर तक रेडी हो गई है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड इज 6 मंथ्स, ओके। तो 20 करोड़ का जो ग्रांट आपको मिला है उसको हम लोग क्या करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, ग्रांट एक होता है कैपिटल नेचर का, एक होता है रेवेन्यू नेचर का। जो ग्रांट बेटा आपका कैपिटल नेचर का होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, राइट। सो ग्रांट शुड बी प्रेजेंटेड एज कैपिटल रिजर्व, व्हाई? बिकॉज दिस इज अ ग्रांट विच इज एक्चुअली रिसीव्ड अलॉन्ग विद द इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल के साथ मिला हुआ ग्रांट हमेशा किस में चला जाता है बेटा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। नेक्स्ट आपको बताना है प्लान मशीनरी जो आपने एक्वायर करा है उसकी वैल्यू हम किताबों में कितनी शो करेंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 10 करोड़ का आपका प्लान मशीनरी था। पहले नोटिस करो भाई, यहाँ देखो 1 करोड़ रुपया इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, 1 करोड़ भाई साहब इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, 11 करोड़ हो गया। रुको, 10 लाख रुपए का आपको मतलब 10 लाख हो गया 0.10 करोड़, 10 लाख का मतलब हो गया भाई साहब 0.10 करोड़। तो 0.10 का आपको वहां पर एक और आपने खर्चा करा, तो ये जब आप सारा टोटल करते हो तो दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 11.1 करोड़, राइट। अब आपको इसमें 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है ऑन 11.1 करोड़ फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का बेटा आपने डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो 11.1 करोड़ के ऊपर जब आप 10% का डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, और उसको जब आप 11.1 से माइनस करते हो तो ये बैलेंस आता है बेटा 10.545 करोड़, राइट। सो 10.54 करोड़ जो है वो आपके पास सी ऑप्शन आंसर आता है। अच्छा, अब आपको बोलता है भैया कि वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, वो जो आपने 50 लाख का करा है उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं यार, उसको पीएल में डाल देंगे और क्या करेंगे, सिंपल सा फंड है। अच्छा, अब आपको बोला है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है? प्लान मशीनरी जो आपने एक्वायर करा गवर्नमेंट ग्रांट से, उसको डिस्क्लोज करना निल वैल्यू पे? नहीं बेटा, उसको निल वैल्यू पे डिस्क्लोज नहीं करना। हमें गवर्नमेंट ने प्लान मशीनरी नहीं दी है, हमने खुद उसको खरीदा है गवर्नमेंट ग्रांट से, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। प्लान मशीनरी बिलोंग्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नो बेटा ये भी ट्रू नहीं है। आगे सुनते जाना, प्लान मशीनरी बिलोंग्स टू कंपनी शुड बी रिकॉग्नाइज एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यस, वो कंपनी की रहेगी, गवर्नमेंट ग्रांट से मिला है तो भी क्या हो गया, वो रहेगी कंपनी की, और दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्लान मशीनरी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ही नहीं करना, ये भी फॉल्स है बेटा, ये भी आपका सही नहीं है। ओके, तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया भाई साहब? सी ऑप्शन आंसर हो गया। आई होप बेटा ये वाला एमसीक्यू सारे बच्चों को क्लियर होगा। इफ एनीबडी हैज अ डाउट प्लीज डू आस्क, ठीक है, अदरवाइज जस्ट रेज योर थम्स कि भाई अपने को एमसीक्यू क्लियर है ये वाला। आगे अगला देखना बच्चा, आपको बायबैक ऑफ शेयर्स याद कराता हूं भाई, थोड़ा सा बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर एक छोटा सा केस स्टडी प्रॉब्लम्स बना के दिया है उसने, बड़ा प्यारा सा, इससे थोड़ा सा हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स याद हो जाएगा। बोलता है सुपर लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इक्विटी शेयर दे रखा है 10 रुपये का 17 लाख रुपए के हिसाब से, रेवेन्यू रिजर्व्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम पीएल है, और आपको बताता हूँ बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, पहले तो बच्चे इसके बारे में जान लीजिए, फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ फ्री रिजर्व्स, क्योंकि बायबैक ऑफ शेयर में फ्री रिजर्व्स की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी बेटा, ठीक है, ये फ्री रिजर्व्स नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व जो होता है बेटा याद रखना दैट इज ओनली स्पेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देन वी हैव सिक्योर्ड लोन्स, हमारे पास 9% डिबेंचर आ गया, हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ गया, करंट एसेट हो गया मेरे पास। अब बोलता है सुपर लिमिटेड प्लान्स टू बाय बैक 35,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, फुली पेड 30 रुपीज पर शेयर के हिसाब से बायबैक को ऑथराइज कर दिया, आर्टिकल्स ने रेजोल्यूशंस पास कर दी है। आपको बायबैक को अपना बैंक बैलेंस यूज करके सारा करना है। आपको क्वेश्चंस के आंसर क्या करने हैं कि कंपनीज एक्ट के थ्रू हम लोग कितना बायबैक कर सकते हैं। बेटा देखो याद होगा भैया, जो अगर हम कंपनीज एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 की बात करें तो हमारे पास जो शेयर टेस्ट होता था उसमें लिखा जाता था भैया 25% ऑफ शेयर कैपिटल और रिजर्व्स का बायबैक कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर हम बात करते हैं भाई साहब, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 25% तक आप अपना बायबैक कर सकते हो, जिसको हम लोग अपना एक होता था हमारे पास शेयर टेस्ट, एक हमारे पास होता था रिसोर्स टेस्ट, वो सारा। तो रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो हमारे पास 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताना क्या है कि भैया बायबैक जो है शेयर टेस्ट के अकॉर्डिंगली कैसे करते हैं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, शेयर टेस्ट में क्या होता था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें, तो यहां पर हम देखेंगे 17 लाख रुपए के शेयर है, 10 रुपए का ईच। इसका मतलब हो गया कि 1,70,000 शेयर्स का 25% आप बायबैक कर सकते हो। ठीक है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या बोलता था, जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उसका 25% तक आप बायबैक कर सकते हो। दैट इज 42,500 शेयर्स भाई साहब हम लोग बायबैक कर सकते हैं। बच्चे इसको मार्क कर लें। फिर रिसोर्स टेस्ट में क्या होता था, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता था, आपको याद कराता हूं। फॉर्मूला था बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, आप नोट्स पढ़ना, मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है, प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका हमने करना है 25%। ठीक है, इसको डिवाइड करना होता था बायबैक प्राइस के साथ। इफ़ यू रिमेंबर भाई, ये फॉर्मूला हमने क्लास नोट्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब बड़ा सिंपल सा फंडा हमने यही फॉलो करना है। अगर आप ऊपर क्वेश्चन को चेक करते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 17 लाख। फ्री रिजर्व्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा मेरे पास फ्री रिजर्व में एक आ गया 23, 50 और 2.5 लाख। ठीक है, अब मैं फ्री रिजर्व्स की डेफिनेशन में 23, 50 और 2.5 लाख ले लूंगा, तो 23,50,000 और 2.5 लाख जो है, जब मैं इसको जोड़ता हूं ना मेरे भाई, तो मेरे पास ये 26 लाख आ जाता है, याद रखना। ठीक है, और 2 लाख का पीएल भी आ गया। तो बेटा 2 लाख का पीएल आ गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मिलाकर मेरे पास टोटल 28 लाख आ जाता है। राइट, तो सारे बच्चे बेटा इसको याद रखना फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब मैं 28 लाख इसमें और जोड़ दूंगा, जो ये फिगर आती है उसका लिया 25%, और बायबैक प्राइस है 30 रुपीज़। ये पढ़ो बेटा क्वेश्चन, आपको बोला हुआ हमने बायबैक कितने का करना है, 30 रुपीज़ का। तो बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ना मेरे भाई, तो ये सारे बच्चे कैलकुलेशन के बाद आप देखना ये आ जाता है 37,500 शेयर्स। तो भाई 37,500 शेयर्स इसका आंसर मार्क कर लें। फिर नेक्स्ट होता था डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट में, इसका भी आपको फॉर्मूला रिमाइंड करा देता हूँ। फॉर्मूला में क्या लिखवाता था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें से जो डेप्ट होता था उसको 2 से डिवाइड करके माइनस कर दिया, और डिवाइड करते थे बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। एक बार क्लास नोट्स चेक कर लेना, फॉर्मूला याद आ जाएगा, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। तो बेटा यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई 17 लाख, फ्री रिजर्व्स और आपके पास सिक्योरिटी भी मिलाकर आ गया 28 लाख। ठीक है, और डेप्ट जो है हमारे पास, डेप्ट कितना आता है अगर आप इसको देखोगे भाई, डेप्ट आता है 38 एंड 850। तो 38 एंड 850 इज 4650। 4650 को भाई हम लोग यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, डन हो गया भाई। और बायबैक प्राइस आ गया 10 प्लस फेस वैल्यू कितनी थी, 30। जब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे तो भाई आपके पास आ जाएगा 54,375 शेयर। सारे बच्चे बेटा इसको चेक कर लो, और आई थिंक इसके अंदर किसी बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए। बायबैक के तीनों टेस्ट बेटा हम लोग इससे रिवाइज कर लेते। सारे बच्चे चेक कर लो भाई, इस फॉर्मूले से हम लोग बायबैक के तीनों टेस्ट एक बार रिवाइज कर लेते। चलो नेक्स्ट, अगर आप इसमें आगे चेक करते हो भाई साहब, AS19 लीज एप्लीकेबल कौन से केस में होती है, देखो लिखा है लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल। नहीं यार, ये तो होता ही नहीं है। लीज लीगल ओनर ऑफ द एसेट कन्वेज टू अनदर पार्टी इन रिटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स द राइट टू यूज एन एसेट। यस, क्योंकि जो लीगल ओनर होता है बेटा वो क्या करता है, वो आपको अपना एसेट देता है और आप उस एसेट के बदले उसको एक रेगुलर पेमेंट करते हैं, जिसको हम लोग
एनुअल लीज पेमेंट बोलते हैं। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, मोशन पिक्चर्स, नो। लीज एग्रीमेंट टू यूज लैंड्स, नो। तो बेटा इन सब में से अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है भाई साहब? बी ऑप्शन, सिंपल। आगे, डिविडेंड को हम लोग कहां डिस्क्लोज करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बेटा आप कोई भी डिविडेंड पे करते हो तो याद रखना दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड पेड इज डिस्क्लोज्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सारे बच्चे याद रखेंगे। ओके, अब ना एक ये 6 क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, छोटा सा है, छोटा पटाखा, बट बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है क्या, देखना लिखा क्या है मेरे भाई। ये बेसिकली जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो सारे बच्चों को पहले बता देता हूं, थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से एक छोटा सा एमसीक्यू है, ठीक है, इसको देखना ध्यान से। राधेश्याम एंटरप्राइज फाइंड करता है कि कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स हमारे पास 530 का है, एग्रीड, ठीक है। तो आपको लिखा है कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। अब जो सेमी फिनिश गुड्स है उसकी कॉस्ट आपको लिखी हुई है, वो लिखी हुई है बेटा 530, ठीक है, इसको साइड पे लिख लो। अच्छा, फिर हम बात करते हैं भाई मेरे, आपको लिखा है द यूनिट कैन बी फिनिश्ड बाय एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर 310 का है और आप उसको बेच सकते हो 750 का, 8% की ब्रोकरेज है। तो जब मैं इसका एनआरवी कैलकुलेट करता हूं तो एनआरवी आता है बेटा 750 माइनस 8% ऑफ 750 ब्रोकरेज का देने के बाद, तो भाई हमारे पास 750 का जब हम लोग ब्रोकरेज पे करने के बाद बैलेंस आता है 690 माइनस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला होता था भाई साहब इसके अंदर कि जो आपका अभी और उसको कंप्लीट करने में एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना लगेगा, वो लगेगा आपका 310, ठीक है। तो ये आपके पास भाई साहब आ जाएगा एनआरवी 380। अब उसने बोला है बताओ कि सेमी फिनिश गुड्स को हम लोग किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो रूल था बेटा इसको रिकॉर्ड करने का, कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स और एनआरवी ऑफ सेमी फिनिश गुड्स विच एवर इज लेस। तो बेटा लेसर अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगा 380। तो दिस वाज अ वेरी छोटा सा गुड सा क्वेश्चन, अच्छा सा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ना एनआरबी का फॉर्मूला भूल जाते हो। सेल्स की जो अमाउंट गिवन होती है उसमें से बेटा जो भी आपके खर्चे होते हैं सारे के सारे, जैसे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर या मान लीजिए जो ब्रोकरेज वगैरह का खर्चा होता है, वो सब आपको माइनस करना हो। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू बेटा हमारे पास कुछ कंपलसरी क्वेश्चन जो आते हैं सेक्शन बी के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो एक बड़ा अच्छा सा उसने AS4, देखो AS4 जो है छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ऐसे छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कई बार ना इग्नोर करते हैं, विच शुड नॉट बी डन। ओके, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। क्या लिखा है, स्टेट विद रीजंस हाउ द फॉलोइंग इवेंट शुड बी डेल्ट ऑन 31 मार्च 2024। अकाउंट्स आर अप्रूव्ड ऑन 25 जुलाई। सो कहने का मतलब इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। AS4 क्या था, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो 31 मार्च 24 से लेकर 25 जुलाई 2024 तक का जो गैप है, वो इसके दौरान जो आपकी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसे एडजस्टिंग इवेंट्स बोलेंगे, और जिसको नहीं कर सकते उसको नॉन एडजस्टिंग बोलेंगे। अब जैसे आपको लिखा है नेगोशिएशंस आपने करी है किसी और कंपनी के साथ, आप उसका बिजनेस एक्वायर कर रहे हो 21 जनवरी को, इन्वेस्ट करा 40 लाख रुपया 22 अप्रैल को। एक मिनट, आपने बिजनेस कब एक्वायर करा बेटा, याद रखो 21 जनवरी को, बट आपने इन्वेस्टमेंट कब करी है, आफ्टर द क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट। आपने इन्वेस्टमेंट कब करी है, आफ्टर द क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट, याद रखना। तो जो 40 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, याद रखेंगे दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट में दिखाने की जरूरत है। क्या हम इसको वापस ला के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 31 मार्च की दिखाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इसको हम एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट डन बिफोर द बैलेंस शीट डेट। तो याद रखना इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड ओनली इन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिकॉज वो जरूरी है, बिकॉज यू मेड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 लाख रुपीज इन अनदर कंपनी। नेक्स्ट, कंपनी ने भाई एक प्रोविजन बनाया 4% अपने डेटर्स के ऊपर,
सेकेंड वीक ऑफ मार्च में डेटर 2.5 लाख के थे, उनको काफ़ी लॉस हुआ और मई में भैया पता लग गया बैंकरप्ट हो गया। अब क्या इनको एडजस्टिंग करेंगे? यस बेटा, इनको एडजस्टिंग करना पड़ेगा, बिकॉज आपको ना वो मार्च में ही पता लग गया था भैया अर्थक्वेक आ गया है तो डेटर को नुकसान होने वाला है। तो आपको क्या ये प्रोविजन जो है बनानी चाहिए? यस, अकॉर्डिंगली क्या फंडा है बेटा, 4% छोड़ो, आपको 2.5 लाख की फुल प्रोविजन बनानी चाहिए, पूरी प्रोविजन। तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? यस मेरे भाई, ये एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, याद रखना, इनको हम लोग को पूरी प्रोविजन बनाकर दिखाना चाहिए, बिकॉज मार्च में ही पता लग गया था कि जो डेटर है उसके हालात खराब हैं। अगर आपका डेटर के हालात खराब होने शुरू हो जाते हैं बेटा, तो याद रखो दैट इज ऑटोमेटिकली बिकमिंग अ एडजस्टिंग इवेंट। तो क्या मुझे इसकी पूरी प्रोविजन बनानी चाहिए? यस बनानी चाहिए बेटा, इन दिस पर्टिकुलर करंट ईयर ओनली। नेक्स्ट आपको लिखा है 2023-2024 में हरी लिमिटेड ने एक अपने कॉम्पिटिटर को भैया, उसको किसी कॉम्पिटिटर ने स्यू करा 13 लाख रुपए का। अगर आप देखोगे ये सारे आईसीआई बुक के एग्जाम्पल है, खाली उनकी फिगर्स चेंज करी हुई है। जितने बच्चों ने अगर आईसीआई बुक के एग्जाम्पल्स पढ़े, आपको याद होगा मैं कहता था भैया 4-5 कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आईसीआई बुक से पढ़ लो। ठीक है, तो बेटा सारे उसी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हरी लिमिटेड ने क्या करा बेटा, 13 लाख रुपए का, जैसे वहां पर आईसीआई बुक में चेक करोगे तो ये 10 लाख और 14 लाख की फिगर है, जो कि उसने यहाँ पर 13 लाख कर दी है। ठीक है, उसने यहाँ पर क्या करा बेटा, ये 8 लाख और 12 लाख करा हुआ है। आईसीआई बुक में बेटा वहां पर उसने क्या करा हुआ है, 10 लाख 14 लाख। तो थोड़ी फिगर्स को चेंज करा, बाकी सारे आईसीआई बुक के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें किसी ने, मान लो हम हरी है, हमें किसी कॉम्पिटिटर ने स्यू करा और लीगल काउंसिल कहता है भैया देख तेरे को ना 8 लाख रुपए अपनी किताबों में दिखा देना चाहिए, क्योंकि लीगल काउंसिल कहता है तू केस हार जाएगा और तुझे पैसे देने पड़ेंगे। लास्ट में भैया 26 मई को कोर्ट ने डिसाइड करा कि देखो यार 12 लाख रुपए तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमने 8 लाख तो किताबों में दिखाया हुआ है, याद रखेंगे। अब देखो मुझे पता था, लीगल काउंसिल ने पहले ही कह दिया था कि मैं केस हार जाऊंगा, तो ये बेटा मुझे 4 लाख की जो प्रोविजन है ना, मुझे करंट ईयर में ही इसको एडजस्ट कर देना चाहिए। तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? यस, ये एडजस्टिंग इवेंट है। तो 4 लाख की प्रोविजन जो है मुझे करंट ईयर में ही एडजस्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जो पेनल्टी है याद रखना, वो मुझे ये चीज़ पता है कि अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के पहले ही मुझे 4 लाख रुपया देना पड़ेगा, कोर्ट का डिसीजन आ गया है। क्योंकि अगर आप नोटिस करते हो यहाँ पर 25 जुलाई को बोर्ड ने अप्रूव करना है, बट उसके पहले ही कोर्ट का डिसीजन आ गया, तो मुझे ये 4 लाख जाकर अपनी किताबों में एडजस्ट करना चाहिए और मुझे ये 4 लाख अपनी किताबों में एक्स्ट्रा प्रोविजन दिखानी चाहिए। राइट, अच्छा। फिर जो कैशियर है बेटा, यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो, कैशियर भाई साहब पैसे लेके भाग गया 3 लाख रुपए। अब वहां पर नोटिस में कब आया? अगस्त में। 1 मिनट, कैशियर पैसे लेके भागा अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए, बट नोटिस में कब आया? अप्रूवल के बाद आया। ठीक है, नोटिस करना बेटा, आपको यहां पर अप्रूवल के बाद आया। राइट, सिर्फ एक चीज नोटिस करना कि कंपनी को खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बाद पता लगा है कि भैया कैशियर ने चोरी करी है, तो इसको बेटा अप्रूवल के बाद ही पता लगा है, तो ये आपको फिर नॉन एडजस्टिंग कहा जाएगा, बिकॉज ये सारा का सारा कब पता लगा बच्चा? अप्रूवल के बाद। तो फिर इसको अगर एडजस्ट करना भी है तो इसको अगले साल करेंगे, इस साल नहीं करेंगे। राइट, अगर इसको मुझे किताबों में एडजस्ट करना भी है तो इसको कब करेंगे भाई साहब? अगले साल करेंगे, इस साल नहीं करेंगे। याद रखना दोस्तों, इसको नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करना सेंसिबल रहता है। फिर जैसे आपको लिखा है कि एक चेक्स 31 मार्च के थे, मंथ ऑफ अप्रैल में कलेक्ट करे। सारे चेक्स बैंक में प्रेजेंट हो गए अप्रैल में, रिलाइज्ड हो गए सेम मंथ में, नॉर्मल कोर्स आफ्टर डिपॉजिट। अब देखो यहाँ पर फंडा क्या है कि चेक आपके जो कलेक्ट हुए, याद रखें वो 31 मार्च को है, बट चेक की डेट क्या है? वो अप्रैल की है। याद रखना, अगर चेक जो है अल्टीमेटली कलेक्शन गई है बैंक में, अप्रैल में है, सब कुछ अप्रैल में है, तो इस केस में याद रखो सिर्फ जो आपके पास क्या कहते हैं, जो चेक्स हैं वो अप्रैल के हैं, सारे के सारा जो पैसा बैंक में आ रहा है वो कब आ रहा है? अप्रैल में। रियलाइजेशन कब हो रहा है बेटा? आपके पास अप्रैल में, और सब कुछ नॉर्मल कोर्स में चल रहा है। तो बोलता है जो अगर आपके पास, याद रखना, चेक बेशक यहाँ पर 31 मार्च की डेट है, बट सारा कुछ रियलाइजेशन बेटा आपका अप्रैल में हो रहा है, तो इसको दोबारा से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। ये कौन सा इवेंट हो गया भाई साहब? ये एक तरह से नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, बिकॉज इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। याद रखना, तो अब यहाँ पर जो चेक्स हैं, याद रखेंगे, इसको हम लोग को दोबारा से पीछे जाकर बैलेंस शीट में जाकर ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट विल नॉट इफेक्ट योर बिजनेस। चेक्स
जो छोटे बहुत आपके पास आते हैं, दैट विल नॉट मटीरियली इफेक्ट योर बिजनेस। तो याद रखना, ये चेक्स आपके अप्रैल में रियलाइज हो रहे हैं, आप इसको नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। इसी वजह से आपको याद होगा छोटी क्लासेस में हमें सिखाया जाता है बीआरएस बनाते हैं, बिकॉज कई सारे चेक्स ऐसे होते हैं रिसीव्ड इन 31 मार्च जो कि हमारी पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं अप्रैल में, तो हम लोग उसको रिकनसाइल करते हैं और बीआरएस बनाते हैं, पर हमें जाकर पूरी बुक्स में सारी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, राइट? ओके, पहले सारे बेटा मुझे बताओ, इसमें सब लोगों को पता लग गया भाई साहब कि कौन सा एडजस्टिंग और कौन सा नॉन एडजस्टिंग है? पहले तो बच्चा ये चीज क्लेरिफाई करो। ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट बेटा। फिर हमारे पास एक और छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि हम लोग को इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर AS 26 के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे लिखा है, हनी लिमिटेड भाई एक नया प्रोडक्शन मेथड को डेवलप कर रहा है वहाँ पर, और आप नोटिस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने करा है वो 98 लाख का करा है। अब एक मिनट, हमने भाई 98 लाख रुपीस का एक खर्चा करा, ठीक है, और लिखा है हमारे पास इनटैंजिबल एसेट के ऊपर, यहाँ पर नोटिस करना टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोडक्शन मेथड वाज 98 लाख रुपीस। Jan 23 में प्रोडक्शन मेथड मेट द क्राइटेरिया एज एन इंटेंजिबल एसेट एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल डेट वाज 68 लाख रुपीस। एक मिनट, अब भाई साहब अगर आप नोटिस करते हो हमारे पास ये पता लग गया है कि हमने एक्सपेंडिचर जो है 68 लाख रुपीस तक का आपका क्राइटेरिया मीट कर जाता है और हमने 68 लाख रुपीस का खर्चा करा है। फर्दर एक्सपेंडिचर जो आपने करा है वो 72 लाख रुपीस का करा है, और रिकवरेबल अमाउंट आपके पास पता है बेटा, वो आपके पास आ गई है 52 लाख रुपए। तो एक बार सारे बच्चे ना ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना कि अब आपको पूछा गया है कि इनटैंजिबल एसेट की कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2023 को कितनी हो। देखो, अब यहां पर अगर मैं 31 मार्च 2023 की बात करूं, ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो अपनी किताबों में इनटैंजिबल एसेट जो है वो कितना रिकॉग्नाइज करेगा। सी, इट्स अ वेरी सिंपल फंडा। लिखा क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो मैंने कर लिया है वो 98 लाख करा है, और Jan 23 में मेरा वो इनटैंजिबल एसेट का एक्सपेंडिचर अभी तक टिल डेट कितना है, 68 लाख रुपीस। तो 98 में से बेटा 68 लाख Jan 23 का है, तो अभी तक मेरी किताबों में खर्चा कितना आएगा बेटा, 30 लाख। तो दैट मीन्स 30 लाख रुपए भाई मेरे को अपनी किताबों में दिखाना है। याद रखना, कैरिंग अमाउंट ऑफ द इनटैंजिबल एसेट एज ऑन 31 मार्च 2023 30 लाख। ओके, तो अगर मैं इसको चेक करूं कि भाई जो कैरिंग अमाउंट है एज ऑन 31 मार्च 2023 इज एक्चुअली 30 लाख, बिकॉज 98 में से 68 लाख इज रिकॉग्नाइज्ड, सॉरी गलत था। अच्छा, फिर आपको लिखा है एक्सपेंडिचर आप अपने पीएल में कितना दिखाओगे 31 मार्च 2024 में। देखो, अब यहां पर फंडा क्या है कि मैंने, और वहां पर अल्टीमेटली क्योंकि 98 में से 68 तो आपका रिकॉग्नाइज्ड हो गया ना, वो तो खत्म हो गया, क्राइटेरिया मीट कर गया, ठीक है, तो हमारे पास अभी कितना रह गया कैरिंग अमाउंट, 30 लाख। अब कहता है भाई साहब जो आपने फर्दर एक्सपेंडिचर करा है 72 लाख रुपए का करा है। एक मिनट, जो आपने भाई फर्दर एक्सपेंडिचर करा है, फर्दर एक्सपेंडिचर 72 लाख का करा है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 102 लाख। इसमें से भाई साहब जो आपका रिकवरेबल अमाउंट है वो सिर्फ 52 लाख का है, तो बाकी जो आपके पास होता है, आपको याद होगा एक टर्म होती थी इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि आपका कैरिंग अमाउंट एसेट का हो गया है 102 लाख, बट आपको रिकवरेबल सिर्फ 52 लाख मिल रहा है, तो बाकी 50 लाख आपका लॉस हो गया जो कि आप पीएल में डेबिट करोगे। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि भाई आप एक काम करें, कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज ऑन 31 मार्च 2004 कितना दिखाओगे। तो भाई देखो, जब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट कितना दिखाएंगे। सी, कैरिंग अमाउंट मेरे पास 102 लाख की थी, वो सारे बच्चों को पता थी बुक वैल्यू, बट इसमें से मेरे को इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो रहा है, इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है 50 लाख का, तो मेरे को किताबों में कैरिंग अमाउंट कितनी दिखानी बच्चा, 52 लाख रुपीज एज ऑन 31 मार्च 2020। तो भाई ये छोटा सा फंडा मेरे को यहाँ पर अपनी बुक्स में सारा प्रेजेंट करना है। अब बच्चे बेटा पहले मुझे बताइए कि क्या ये पर्टिकुलर पॉइंट भाई सारे बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट इसके अंदर, AS 26 इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, अब इसमें ना
नॉर्मली तो भाई अगर हम देखते तो मैं ये वाला क्वेश्चन जो अगला था ना आपको, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन भाई मैं आपको नहीं कराता, बट मेरा मन है इस क्वेश्चन को कराने का, बिकॉज दिस इज अ वेरी छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन ऑफ AS21। तो भाई ये AS21 का एक बड़ा छोटा प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन आया कंसोलिडेशन का, तो आई वांटेड यू टू टीच दिस क्वेश्चन। और ये सेम क्वेश्चन बेटा हमारी ICI की, जैसे मैंने आपको बताया था, AS21 जो है वो भी आपको ICI की बुक से बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो AS21 भी जो बच्चा जो हमारे पास क्वेश्चन ये आया है, ये सारा का सारा ICI बुक का ही क्वेश्चन है। देखो इसके आपके पास अगर आप देखोगे ना तो दो पार्ट्स हैं। ये तो डिट्टो सेम क्वेश्चन है बेटा ICI बुक का, अगर आपको याद होगा इसमें मिनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, ठीक है। ये सेम डिट्टो इलस्ट्रेशन ऐसी बुक में है। तो ये तो बेटा आप लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 85%, तो 15% भैया माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, डिट्टो सेम इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये तो भाई आप लोग अभी खुद उसको कर लोगे, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा। बट मैं क्या चाहता हूं भाई कि मैं एक आपको ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं AS21 का, बिकॉज सम स्टूडेंट्स माइट फेस प्रॉब्लम इन दिस। देखिए अब यहां पर कहानी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट। हमारे पास रूल होता था कि जब हम लोग AS21 में हम लोग को गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना होता था, तो हम लोग को पहले चेक करना होता था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को अपना जो पेरेंट्स पोर्शन ऑफ इक्विटी के साथ। जैसे यहां पर आपको लिखा हुआ है 70% हमने एक्वायर करा है जेड लिमिटेड, ठीक है। अब उसकी कॉस्ट कितनी है, 70 लाख रुपया, मतलब जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 70 लाख है, ओके। अब मेरे पास क्वेश्चन में ना इक्विटी चाहिए होता है, और इक्विटी मेरे पास निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं इक्विटी मैं यूज कर सकता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इन सरप्लस के साथ। अब वो नहीं है तो इक्विटी निकालने का एक तरीका और होता है कि जो एसेट्स होते हैं उसमें से अगर मैं लाइबिलिटीज माइनस कर लूं आउटसाइड नेचर की, तो भी मेरे पास इक्विटी आ जाएगा। तो इक्विटी निकालने के भाई साहब दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मुझे गिवन है, इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है, और ये मेरे पास लायबिलिटी आ गई। और नीचे लिखा हुआ भैया कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 20% मैंने रेस करा है और इन्वेस्टमेंट्स को 10% मैंने फॉल डाउन करा है। तो पहले बच्चा गुडविल कैपिटलिज्म निकालने के लिए ना मेरे को चाहिए यहां पर इक्विटी का फंडा। पहले मैं बच्चों को इक्विटी पे लेकर आता हूं, देखो प्लीज ध्यान से, यहां लिखा क्या है, मुझे चाहिए पेरेंट्स पोर्शन ऑफ इक्विटी। पेरेंट्स पोर्शन ऑफ इक्विटी का मतलब हो गया भाई साहब होल्डिंग कंपनी का शेयर इक्विटी में कितना है। देखो ये सारा का सारा फिगर आ गई रुपीज इन लैक्स। अगर आप क्वेश्चन चेक करते हो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 120 लाख था, 20% इसमें बढ़ गया, तो 20% बढ़ने का मतलब इसमें 20% भाई एक हिसाब से इंक्रीज कर दो, तो आपके पास ये आ गया 144 लाख, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखते हो तो 55 था, 10% ऑफ 55 इसमें कम हो गया, राइट। तो ये मेरे पास आ गया 49.5 लाख आ गया। फिर हम बात करते हैं करंट एसेट, ये सेम वैल्यू पे था, 70 लाख पे था। लोन्स एंड एडवांसेस बेटा इसकी भी वैल्यू सेम थी, 15 लाख। इसमें से जब मैं आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करूंगा, बच्चे चेक करना भाई, आउटसाइड लायबिलिटीज में एक मेरे पास है 15% डिबेंचर्स, जो कि मैं 90 लाख के थे, माइनस कर दूंगा, और मेरे पास एक करंट लायबिलिटी थी 50 लाख की। ये जब मैं माइनस करता हूं ना बच्चा, तो मेरे पास जो इक्विटी आती है, इक्विटी जिसको हम बोलते हैं इक्विटी जो आती है, दैट वर्क्स आउट टू बी 138.5 लाख, ठीक है। दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी मेरे भाई कितना, 138.5 लाख की इक्विटी आ जाती है। अब सबसे पहले इसमें मेरे को देखना है होल्डिंग कंपनी का शेयर, ठीक है। होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है, 70% ऑफ 138.5 लाख। तो ये जब आप इसमें चेक करते हो तो दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 96.95 लाख आपके पास होल्डिंग कंपनी का शेयर आ गया। चलो ठीक है। अब इस केस में जब मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भाई मेरी 70 लाख की थी, बट रुको, इसमें सिर्फ आपको एक चीज नोटिस करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बेटा यहां पर समझना है, जिसको हम कहते हैं प्री
एक्विजिशन डिविडेंड कितना है, मैं इसी पॉइंट के लिए आपको सम करा रहा हूं, एक बार नीचे लाइन पढ़ लेना। जेड ने डिक्लेयर करा 20% डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है। अब अगर आप इसमें नोटिस करते हो एक लाइन और लिखिए कि उसने हर एक शेयर परचेज करा 20 रुपए का। हर एक शेयर कितने का परचेज करा बेटा, 20 रुपए का, याद रखना। अब एक काम करो, जब मैं 70 लाख के शेयर खरीद रहा हूं और हर एक शेयर बेटा 20 रुपए का है, तो कहने का मतलब मैंने 3.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। बेटा अगर मैं आपसे होल्डिंग कंपनी की बात करूं तो होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर्स खरीदे हैं, 3.5 लाख शेयर्स खरीदे, 70 लाख के शेयर है, ठीक है। अच्छा, अगर फेस वैल्यू मैं देखूं शेयर की 10 रुपीज है, तो जो डिविडेंड पर शेयर होगा, डीपीएस इसको मैं कह रहा हूं, 10 रुपीज का 20%, कहने का मतलब भाई साहब 2 रुपीज का डिविडेंड हो गया पर शेयर। अब 3.5 लाख शेयर्स पे अगर 2 रुपए का डिविडेंड हर एक पर शेयर पे मिलता है होल्डिंग कंपनी को, तो होल्डिंग कंपनी का प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज एक्चुअली 7 लाख रुपए। पहले बच्चा ये चीज देखना, प्री एक्विजिशन डिविडेंड 7 लाख हो गया, तो 70 लाख में से 7 लाख बच्चा आपका आ गया है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर देता है। तो भाई 63 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जब हम इसमें से डिफरेंस लेते हैं तो हमारा बैलेंस आता है, एज यू कैन सी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, तो डिफरेंस बच्चा आता है कैपिटल रिजर्व, एंड कैपिटल रिजर्व इज एक्चुअली 33.95 लाख्स। ये सारे बच्चे चेक कर लो। भाई मुझे पहले सारे बच्चे बताइए कि क्या ये सारी स्टोरी सारे बच्चों को क्लियर है? इफ एनीबडी हैज अ डाउट डू लेट मी नो। चलो डन, ठीक है भाई साहब, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों एमटीपी के। इसके अलावा भी अगर मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर कोई क्वेश्चन कराना है, तो प्लीज बता दीजिएगा। These are the list of important questions which I was supposed to teach you for MCQ। अगर मान लो बेटा किसी बच्चे को लगता होगा सर कोई मेरे को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा कुछ और करना है, तो भी आपने मुझे बता देना है, I'll teach you that question also, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। बहुत जल्दी बेटा एक मैराथन क्लास के लिए मिलेंगे हम लोग, इसमें सारे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको रिवाइज कराऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।